नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। काशी में पीएम मोदी के नामांकन पर वो खबर जो राहुल की नींद उड़ा देगी। बनारस में मोदी के साथ वो चार कौन जिन्हें देख इंडी को चढ़ गया बुखार। पीएम मोदी के पास कितना कैश है, अकाउंट में कितने रुपए हैं, एक एक डिटेल आज आपको बताऊंगा। किसने कह दिया मोदी 4 चरण में 270 सीट जीत चुके हैं, इसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा रोजगार पर वो रिपोर्ट आई जो मोदी विरोधियों को बेरोजगार कर देगी, वो रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए। केजरीवाल के शीश महल में स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का सबूत आ गया है। शीश महल में मारपीट, फिर भी चुप क्यों रहे केजरीवाल? क्या राज छुपा है? स्वाति मालीवाल की पहले पिटाई और अब किसने कह दिया कि उनकी जान को खतरा है? जेल से जमानत पर निकले केजरीवाल के साथ क्या नया कांड होने वाला है, आपको यह भी बताऊंगा। बात होगी पीओके की। मोदी का प्लान पीओके तैयार हो गया है। तीसरे टर्म में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि पीओके भारत के पास आकर रहेगा, इसका चैप्टर भी है। और प्लेन में यात्रियों को लूटने वाले चोर की वो कहानी जो आपको झटका देगी। कई लोग सोचते हैं प्लेन में थोड़ी चोरी होगी। अरे भैया, उड़ते प्लेन में यात्रियों का माल कैसे उड़ाता था चोर, आंखें खोल देने वाला चैप्टर लेकर आया हूं। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। सुप्रीम कोर्ट ने आज भ्रामक विज्ञापन से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान योग के क्षेत्र में योगदान के लिए स्वामी रामदेव की तारीफ की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पेशी से छूट दे दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में कोर्ट के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोकन को कड़ी फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईएमए प्रमुख की माफी को आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को आज पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि देने पटना पहुंचे। सुशील कुमार मोदी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कल दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया और कहा, दशकों पुराना दोस्त साथ छोड़ गया। दिल्ली में आज इनकम टैक्स के ऑफिस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह से कई कर्मचारी बिल्डिंग के अंदर फंस गए। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की करीब 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने बिल्डिंग में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू किया, लेकिन दम घुटने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। यूपी में नेपाल की सीमा पर सुरक्षा बलों ने एक चीनी जासूस को पकड़ा है। जांच के दौरान पता चला कि पकड़ा गया जासूस चीन की सेना का जवान है और वो अयोध्या, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बहराइच में कई जगहों पर रेकी कर चुका था। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध के मोबाइल फोन से चीन की सेना की वर्दी की तस्वीर भी मिली है। एसटीएफ और आईबी की टीम चीन के जासूस से पूछताछ में जुटी है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। काशी में पीएम मोदी के नामांकन पर वो खबर जो राहुल गांधी की नींद उड़ा देगी। बनारस में मोदी के साथ वो चार जिन्हें देख इंडी को चढ़ गया बुखार। पीएम मोदी के पास कितना कैश, अकाउंट में कितने रुपए हैं, हर डिटेल आज आपको बताऊंगा। और किसने कह दिया कि मोदी 4 चरण में 270 सीट जीत चुके हैं। इसके अलावा रोजगार पर वो रिपोर्ट जो मोदी विरोधियों को बेरोजगार कर देगी। सबसे पहले इसका चैप्टर। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, 3 चरण बचे हुए हैं, यानी चुनाव अब अपने फाइनल स्टेज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अब तक जो 4 चरण हुए हैं उस पर एक बड़ी खबर आ रही है। पहले वो बताऊं, फिर प्रधानमंत्री के काशी के आज की खबरों के बारे में बात करूंगा। अमित शाह ने 4 चरण के चुनाव पर बड़ा दावा ठोक दिया है। 4 चरण में ही नरेंद्र मोदी 270 सीट के पार चले गए हैं, अमित शाह दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे की लड़ाई 400 सीट पार करने की है। अमित शाह बड़ा दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 4 चरण में ही बहुमत के करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुमत के लिए आंकड़ा 272 का होता है। तो एक बार अमित शाह को सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं आज काशी में क्या क्या हुआ है। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर
पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? तो अमित शाह दावा ठोक रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने बहुमत पा लिया है 4 चरण की वोटिंग में ही। अब क्या फाइनल राउंड तक पहुंचते पहुंचते आंकड़ों का यह दावा 400 के पार आखिरकार पहुंच ही जाएगा? इस सवाल के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन भर दिया। वाराणसी में सबसे लास्ट फेज में यानी फाइनल फेज में वोटिंग होनी है। 2024 के फाइनल स्टेज की लड़ाई हालांकि आज से शुरू हो गई। आज आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी के नामांकन में वो हुआ जिसने इंडी गठबंधन के उस गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी, जिस गुब्बारे के सहारे वो नरेंद्र मोदी के ऊपर से निकलने का जोर लगा रहा था। आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने अपने नामांकन से कैसे 2024 के चुनाव की बची हुई सीटों को भी पूरी तरह से सेट कर दिया, और वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिससे इंडी गठबंधन का बचा कुचा चैन भी, सुकून भी छिन जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको आज वाराणसी की तस्वीरें देखनी चाहिए, क्योंकि आज दिन भर सबसे बड़ी चर्चा वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन से पहले दशाश्वमेध घाट पहुंचे। पीएम मोदी ने इस घाट पर गंगा पूजन किया पूरे विधि विधान के साथ, और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी ने गंगा आरती की और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। गंगा पूजन के बाद पीएम मोदी ने गंगा में क्रूज का भी आनंद लिया। पीएम मोदी ने थोड़ी देर तक क्रूज में सवारी भी की। इस दौरान पूरे घाट पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी कि कैसे वो नरेंद्र मोदी की एक झलक पाले। पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ का भी आशीर्वाद लिया और उसके बाद काल भैरव के दर्शन भी किए। पीएम मोदी ने काल भैरव की पूजा और आरती की। काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें अपना नामांकन भरना था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बतौर कैंडिडेट पहले भगवान के घर में अर्जी लगाई, हर जगह पूजा पाठ किया, मां गंगा की आरती की, और लोगों के बीच से होते हुए वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना नामांकन भरा। पीएम मोदी अपने हाथ में नामांकन के डॉक्यूमेंट लेकर अंदर गए और जिला निर्वाचन अधिकारी को उन्होंने पहले तो नमस्कार किया। पीएम मोदी के साथ उनके प्रस्तावक भी मौजूद थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। पीएम मोदी ने निर्वाचन अधिकारी के सामने अपने दस्तावेज जमा किए और फिर खड़े होकर शपथ ली कि उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वो सही हैं और उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो वाराणसी से लगातार तीसरी बार नामांकन भरकर बेहद उत्साहित हैं। बीते 10 सालों में काशी की जनता से जो अद्भुत स्नेह और आशीर्वाद मिला है, उसने निरंतर सेवा भाव और पूरे संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जनता के भरपूर समर्थन और सहभागिता से वो अपने तीसरे टर्म में भी नई ऊर्जा और शक्ति के साथ यहां के चौतरफा विकास और जनता जनार्दन के कल्याण में जुटे रहेंगे। वाराणसी के साथ पीएम मोदी का अलग ही लेवल का एक इमोशनल कनेक्ट है। हमने जो इंटरव्यू किया था उसमें भी दिखा था कि काशी की बात करते करते नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। वाराणसी के लोग भी पीएम मोदी से इसी भाव से जुड़े हुए हैं। वो वाराणसी में उनसे मिलने, उनकी एक झलक देखने के लिए उमड़ी भीड़ से साफ दिख जाता है। भाई, लोग घरों के बाहर आके खड़े हो गए कि नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं, देख लें। ये इमोशन हर तरीके से वाराणसी में दिखता है। आपको एक गाना दिखाता हूं जो वाराणसी में महिलाओं ने पीएम मोदी के लिए गाया और बड़ा वायरल हो रहा है। पहले देखिए जरा। तो इस तरह का भाव बनारस में दिख रहा है। रोड शो हो रहा है तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सड़क पूरी की पूरी पटी पड़ी है मोदी समर्थकों से। इमोशंस देखते चलिए आप इन तस्वीरों में। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर काशी में जो सेंटिमेंट है, वैसा ही हाल के देश के अलग अलग हिस्सों में भी दिखता है। काशी से तो पीएम मोदी चुनाव ही लड़ रहे हैं, लेकिन कोडरमा की तस्वीर आप देखिए। झारखंड में काशी में नामांकन भरने के बाद पीएम मोदी झारखंड के कोडरमा पहुंचे और यहां से जो तस्वीर सामने आई वो आपको हैरान कर देगी। आप देखिए ना बॉस, पीएम मोदी हेलीपैड से रैली ग्राउंड जा रहे थे। रास्ते भर हजारों की भीड़ उनके साथ चल रही थी।
पीएम मोदी की एक झलक के लिए पब्लिक भाग रही है भाई। ये देखिए, इधर पीएम की गाड़ी चल रही है और पब्लिक दौड़े जा रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी को देख लें। ये देखिए, गाड़ी बढ़ रही है, उधर पब्लिक दौड़ रही है। काशी और पूर्वांचल का गणित आपको आगे बताऊंगा, पहले कोडरमा में पीएम मोदी का यह अनोखा रोड शो देखिए एक बार। ये झारखंड का हाल है भाई। ये इमोशन है नरेंद्र मोदी के लिए आज की डेट में। भाई लोग नेता, रैली होती थी, रैली ग्राउंड में जाते थे, सुनते थे। यहां नरेंद्र मोदी जहां हेलीपैड पे उतर रहे हैं, वहां से लेकर और रैली के ग्राउंड तक, बाप रे बाप, एकदम भीड़ दोनों तरफ और पब्लिक दौड़ रही है देखने के लिए कि नरेंद्र मोदी दिख गए, नरेंद्र मोदी दिख गए। वैसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नॉमिनेशन एफिडेविट में जो जानकारी दी है, अब जरा उसके बारे में सुनिए। पब्लिक को ये सब भी तो चीजें दिखती हैं कि ये आदमी क्या देश के लिए कर रहा है और क्या अपने लिए कर रहा है। पीएम ने जो नॉमिनेशन भरा उसमें उन्होंने बताया कि उनके पास 52,000 रुपए कैश है, मात्र 52,000 रुपए कैश है उनके पास। पीएम मोदी के एसबीआई में 2 बैंक खाते हैं, गांधीनगर के बैंक खाते में 73,304 रुपए जमा है और वाराणसी वाले खाते में मात्र 7,000 रुपए जमा है। एसबीआई में ही पीएम मोदी की 2,85,60,338 रुपए की एक एफडी भी है। पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 9,12,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। पीएम के पास 4 सोने की अंगूठियां हैं जिनकी कीमत 2,67,750 रुपए। पीएम मोदी की कुल संपत्ति 3,02,06,889 रुपए। पीएम मोदी के पास ना तो कोई घर है, ना ही कोई जमीन है और ये जो सैलरी आई उस पे एफडी वगैरह किया, जो हिसाब है उसी से जो पैसा बना वो है। पीएम मोदी के पास पहले गुजरात के गांधीनगर में एक प्लॉट था, लेकिन पीएम मोदी ने वो जमीन भी दान में दे दी है। इस प्लॉट पर नाद ब्रह्म कला केंद्र बनाया जाएगा। वाराणसी से इस बार पीएम मोदी की जीत का बहुत बड़ा टारगेट भी रखा गया है। ऐसा टारगेट जो शायद कभी किसी नेता ने नहीं रखा। जैसे 400 पार सीटों का टारगेट है, उसी तरह से वाराणसी में पीएम मोदी की जीत के मार्जिन का टारगेट भी रखा गया। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 2 चुनाव में उनकी जीत का अंतर अगर आप देखेंगे, कैसे नरेंद्र मोदी का टारगेट आगे बढ़ गया है। पीएम मोदी की जीत का मार्जिन देखिए, जीत का मार्जिन कैसे कैसे कितना कितना रहा है। काशी का आपको बता रहा हूं, 2014 में 3,71,000 वोट से जीते। 3,71,000 वोट, इतने तो कई लोगों को पढ़ते भी नहीं है वोट। फिर 2019 में काशी से उनका कनेक्ट और बढ़ा। काशी के लोगों को पहले तो 2014 में लग रहा था कि ये कोई गुजरात से आदमी आया है, लेकिन मोदी की लहर थी तो जीत गए। 19 तक में काशी का कनेक्ट बन गया कि भाई ये आदमी तो आके विकास कर रहे हैं, ये तो काशी को पलट दिए, तो वोट भी बढ़ गया। जो मार्जिन था वो 4,79,000 वोट का हो गया, यानी 3,71,000 से 1,08,000 वोट ज्यादा जीत का मार्जिन सिर्फ बता रहा हूं। और 2024 के लिए टारगेट जो है, टारगेट कहा जा रहा है कि इसको बढ़ाकर 10 लाख तक ले जाना है, कि नरेंद्र मोदी को 10 लाख वोट पड़ जाए। वाराणसी में पीएम मोदी की जीत का सबसे बड़ा टारगेट तो रखा गया, लेकिन साथ ही साथ वाराणसी के जरिए पूरे पूर्वांचल को साधने का टारगेट भी तो है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का ही प्रभाव था कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी को बंपर जीत मिली, क्योंकि 2009 के चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल की 13 सीटों में 2 पर ही जीत पाई थी। यह हाल होता था बीजेपी का पूर्वांचल में, 13 में 2 जीतते थे ये लोग। 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम पर पूर्वांचल में 13 में से 12 सीटें जीत ली इन लोगों ने, और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल की 13 में से 8 सीटें जीती। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था,
जिसका पूर्वांचल में कुछ हद तक प्रभाव पड़ा। लेकिन इस बार यह गठबंधन भी नहीं है, इसलिए बीजेपी का टारगेट पूर्वांचल की 13 सीटें जीतने का है। सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, यूपी में आखिरी 2 चरणों का जो चुनाव होगा उसमें कुल मिलाकर 27 सीटें हैं और उन सभी सीटों पर वाराणसी से पीएम मोदी के चुनाव लड़ने का असर पड़ता है। 25 मई को छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान होगा और 1 जून को जो लास्ट चरण की वोटिंग होगी उसमें यूपी की 13 सीटों पर वोट पड़ेगा। अब ये दोनों मिला दीजिए तो 27 सीटें होती हैं। 2014 के चुनाव में एनडीए को 27 में से 25 जीतने को मिल गई थी। 2019 में 27 में से 21 सीटें एनडीए को मिली थी। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार 2014 और 19 से भी बड़ी जीत पूर्वांचल के इलाके में हासिल की जाए और आखिरी 2 फेज में 27 की 27 सीट जीत ली जाए। बाकी बचे चरणों में इंडी गठबंधन का पूरा सफाया करने के लिए आज पीएम मोदी के नामांकन में एक बड़ा खेल भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए ऐसे प्रस्तावक चुने गए जो इस चुनाव में इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के जो प्रस्तावक बने उनमें पहले प्रस्तावक हैं पंडित गणेश्वर शास्त्री, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले थे। दूसरे प्रस्तावक थे बैजनाथ पटेल, जो ओबीसी समाज से हैं और संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। तीसरे प्रस्तावक थे लालचंद कुशवाहा, ये भी ओबीसी समाज से आते हैं, ये बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, इनकी कुशवाहा समाज में अच्छी पैठ मानी जाती है। और चौथे प्रस्तावक थे संजय सोनकर, जो दलित समाज से हैं, भाजपा के जिला महामंत्री हैं। सोनकर जी को काशी में पीएम के भरोसेमंद लोगों में से एक माना जाता है। यानी 2 ओबीसी, 1 ब्राह्मण और 1 दलित। नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में ओबीसी और दलित का शामिल होना इंडी गठबंधन के उस नैरेटिव को खत्म कर रहा है जो नैरेटिव पिछड़ों और दलितों को लेकर बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन जो व्यक्ति 2 ओबीसी और 1 दलित को प्रस्तावक बनाकर अपना नामांकन भरने के लिए जा रहा हो, वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर सकता है क्या? ये अब सबके सामने है। यानी प्रस्तावकों से ही विपक्ष का सबसे बड़ा नैरेटिव खत्म हो गया। पीएम मोदी के चारों प्रस्तावक काशी के ही रहने वाले हैं, क्योंकि प्रस्तावकों का स्थानीय वोटर होना जरूरी होता है। पीएम मोदी के 4 प्रस्तावकों में से 2 पंडित गणेश्वर शास्त्री और बैजनाथ पटेल नामांकन दाखिल करने के दौरान मौजूद रहे। पंडित गणेश्वर शास्त्री पीएम मोदी के बगल में बैठे थे, जबकि बैजनाथ पटेल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बगल में बैठे थे। नामांकन के बाद पीएम मोदी के प्रस्तावक बैजनाथ पटेल ने कहा कि बीजेपी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता की इज्जत होती है। सुनिए पीएम मोदी के प्रस्तावक को एक बार। बहुत खुशी हुई और ये तो मुझे याद है ही और मैं जानता ही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत होती है। उसी लिहाज से आज जो 50 वर्षों के अनवरत प्रयास के बाद एक मौका मिला भाग्य से कि प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावक बना, काफ़ी खुशी है। केवल हालचाल पूछे, बधाई दिए, इसके बाद अपना पर्चा भरा गया, वो अपने तरफ गए, हम अपने तरफ आए। चुनाव बाकी है, चुनाव 10 लाख के पार के लिए हम लोग सतत प्रयास रणनीति बनाए हैं। इसके अलावा अगर 2014 और 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों को अगर आप याद कीजिए तो 2014 में पीएम मोदी के प्रस्तावकों में पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज गिरधर मालवीय, पद्म भूषण से सम्मानित जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र, वीरभद्र निषाद जो मल्लाह हैं और अशोक जो बुनकर हैं, ये शामिल थे। यानी 2014 में पीएम मोदी ने 2 ब्राह्मण और 2 पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रस्तावक बनाया था। जबकि 2019 में नामांकन के दौरान पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक कौन थे? जगदीश चौधरी काशी के डोम राजा परिवार से हैं। डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला बीएचयू के महिला महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य, सुभाष गुप्ता जो 1957 से जनसंघ से जुड़े हुए हैं, और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामशंकर पटेल जो कुर्मी समाज से आते हैं। यानी 2019 में 5 साल के बाद जब फिर से पीएम मोदी ने काशी से नामांकन दाखिल किया था तो समीकरण बदले हुए थे, क्योंकि 2019 में अखिलेश और माया का गठबंधन था। इसके तोड़ के लिए पीएम मोदी ने दलित, ओबीसी, ब्राह्मण और बनिया कॉम्बिनेशन से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के इंपैक्ट को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अपने मजबूत इलाके में भी सपा और बसपा कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। पीएम मोदी के नामांकन की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी के नामांकन में बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मुख्यमंत्री शामिल थे। वहीं पीएम मोदी के नामांकन के दौरान एनडीए गठबंधन ने भी पूरी ताकत दिखाई। ये देखिए, पीएम मोदी के नामांकन के दौरान एनडीए में शामिल सारे दलों के नेता वहां दिखे।
उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पूर्व से लेकर पश्चिम भारत, एनडीए के सारे दलों के नेता पीएम मोदी के नामांकन में आज शामिल हुए। एनडीए दलों के नेताओं से पीएम मोदी ने अलग से मुलाकात भी की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे थे, प्रफुल्ल पटेल थे, बिहार से चिराग पासवान आए हुए थे, जीतन राम मांझी थे, पशुपति पारस थे, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, दक्षिण भारत के मशहूर एक्टर और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, सब पहुंचे हुए थे भाई। ये वो टीम है जिसकी मदद से पीएम मोदी 400 पार का टारगेट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी के नामांकन के बाद एनडीए दलों के नेताओं ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। फिर आपको राहुल गांधी और पीएम मोदी के नामांकन का अंतर भी दिखाऊंगा। उत्साहित है कि कब वोटिंग करे, कब मोदी जी को मतदान करे, इसलिए 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कॉल है ये अब की बार 400 पार करेंगे। एनडीए 400 पार की बात है, 400 पार सीटें मिलेगी और बिहार में 40 में 40 मिलेगी। 2014 we had been all of us would been saying this, that he would be the third time he should hold the position of the prime minister, and which he is doing. Andhra Pradesh is a clean sweep for NDA. आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और पूरे देश के लिए, खास करके बनारस की धरती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आज नामांकन हुआ है। बहुत अधिक मतों से जीतेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। सामने आकर वोट दे रही है, ये पूरा मोदी जी की विजय, एनडीए की विजय का ये प्रतीक है। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाए। यानी पीएम मोदी के नामांकन में पूरा एनडीए परिवार शामिल था। जबकि आप राहुल गांधी का नामांकन याद कर लीजिए। 3 मई को राहुल गांधी ने अमेठी से नामांकन दाखिल किया था। उस वक्त राहुल के साथ गांधी परिवार और खड़गे के अलावा कोई नहीं। यह अंतर है पीएम मोदी और राहुल गांधी के नामांकन में, उनकी सोच में। नरेंद्र मोदी काशी के अपने परिवार के साथ, एनडीए के अपने परिवार के साथ पहुंचे। राहुल गांधी गांधी परिवार से आगे ही नहीं बढ़ पाते और वहां अमेठी में तो जो कैंडिडेट उतारे उनको तो पूरा ही अकेला छोड़ दिए। कोई गांधी परिवार का भी नहीं गया, तुम अपना भर लो वाला हिसाब था। पीएम मोदी कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है और अपने नामांकन में वो हर किसी को शामिल करके ले गए। जबकि राहुल के नामांकन में सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा के अलावा कोई पहुंचा तो मल्लिकार्जुन खड़गे। पीएम के प्रस्तावक कौन थे आपने देख ही लिया। राहुल गांधी तो अपने अलग ही नैरेटिव में फंसे हुए हैं भाई। राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। अडानी अंबानी से निकल ही नहीं पाते। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो प्लेन से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लखनऊ से लेकर मुंबई तक नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के कई एयरपोर्ट अपने टेम्पो वाले दोस्त गौतम अडानी को सौंप दिए। पहले राहुल गांधी की गाड़ी जो है वो पटरी से उतरी हुई है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड वहीं फंसा हुआ है। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर गौतम अडानी को एयरपोर्ट देने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। जबकि राहुल गांधी भी अच्छी तरह जानते हैं कि एयरपोर्ट्स को अपग्रेड करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की शुरुआत कांग्रेस और उनकी अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने की थी बॉस। साल 2006 में यूपीए सरकार ने मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देने के फैसले को मंजूरी दी थी। दिल्ली एयरपोर्ट के रखरखाव का काम जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया, जबकि मुंबई एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम जीवीके एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी को मिला। ये दोनों एयरपोर्ट उस वक्त सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो होता था, एयर ट्रैफिक, उसको देखते थे। तो आपने नियम बनाया, आपने प्राइवेट कंपनियों को देखने का हिस्सा दिया, तब आपने क्या किया था बॉस? यूपीए सरकार में एयरपोर्ट के डेवलपमेंट से जुड़ी पॉलिसी आई थी और जरूरत के मुताबिक नियमों में बदलाव किए गए। मुंबई और दिल्ली के बाद हैदराबाद और बेंगलुरु एयरपोर्ट को भी पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया गया। साल 2013 में यूपीए सरकार ने फैसला किया कि 6 और एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए निजी हाथों में सौंपा जाएगा। इनमें चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर और गुवाहाटी एयरपोर्ट था। जब 6 और एयरपोर्ट को डेवलप करने की बात हुई तो यूपीए सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को 100% हिस्सेदारी देने के लिए मंजूरी दे दी। पीपीपी मॉडल के तहत ही फरवरी 2019 में अडानी ग्रुप ने 6 एयरपोर्ट्स को अपग्रेड करने के लिए बिड किया,
बोली लगाई, सबसे ज्यादा बोली लगाई। यानी एयरपोर्ट्स का संचालन अडानी ग्रुप को पीएम मोदी की वजह से नहीं मिला, बल्कि बिड में सबसे बड़ी बोली लगाने की वजह से मिला है। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं, और जो फर्जी फैक्ट चेकर्स मार्केट में घूम रहे हैं उनका कोई फैक्ट चेक नहीं करता। राहुल गांधी का फैक्ट चेक करने के लिए अगर आप एक टीम बना लीजिए, अरे आपकी बढ़िया चलेगी, दिन रात फैक्ट चेक कर सकते हैं आप उनको। इसी तरह चुनाव में इंडी गठबंधन बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुटा है। लेकिन आज मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में रोजगार के आंकड़ों की जो रिपोर्ट आई, उससे बेरोजगारी को लेकर इंडी गठबंधन की ओर से फैलाए जा रहे नैरेटिव की फिर हवा निकल गई। देश की ग्रोथ पर रिसर्च करने वाली संस्था स्कॉच ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मिले रोजगार पर एक रिपोर्ट तैयार की, और इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 2024 के बीच 10 सालों में करीब 51 करोड़ 40 लाख रोजगार मिले। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के बाद हर साल करीब 5 करोड़ 14 लाख रोजगार पैदा हुए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 10 सालों में करीब 19 करोड़ 79 लाख रोजगार सरकारी योजनाओं के जरिए मिला है, जबकि करीब 31 करोड़ 61 लाख रोजगार मोदी सरकार की लोन बेस्ड स्कीम की वजह से मिला है, क्योंकि लोगों को लोन दिया गया, उन्होंने स्वरोजगार शुरू किया और उसके जरिए कई लोगों को और रोजगार मिला। स्कॉच ने अपनी रिपोर्ट में रोजगार देने वाली जिन सरकारी योजनाओं को शामिल किया है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल है। ये जो आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, ये रिपोर्ट जो है वो SKOCH, इसकी रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहा हूं। सरकारी योजनाओं में रोजगार, सरकारी योजना से जो रोजगार है उसके बारे में आपको बताता हूं। इस पूरी रिसर्च में इसका भी डेटा दिया गया है। 10 साल, ये आपको 10 साल का बता रहा हूं कि 10 साल में सरकारी योजनाओं से कितना रोजगार पैदा हुआ। जैसे मनरेगा, मनरेगा से कितना पैदा हुआ? 10 करोड़ 60 लाख रोजगार, 10 करोड़ 60 लाख। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना PMAU, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो शहरों में बना, उसके तहत 3 करोड़ 95 लाख रोजगार पैदा हुआ। भाई घर बन रहा है, कोई बना रहा है ना भाई, सीमेंट लग रहा है, गिट्टी लग रही है, पत्थर लग रहे हैं, सारी चीजें लग रही हैं, तो 3 करोड़ 95 लाख रोजगार प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के जरिए पैदा हुए। और इसी को आप PMAU रूरल कर लीजिए, यानी गांव में जो घर बने, उसके जरिए कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के आधार पर कि 1 करोड़ 95 लाख रोजगार पैदा हुए, 1 करोड़ 95 लाख। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन रूरल, SBM, स्वच्छ भारत मिशन रूरल ग्रामीण, इसके जरिए 39 लाख 90 हजार रोजगार पैदा हुए। यह सरकारी योजनाओं का ये इस रिपोर्ट में। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसके आप कह लीजिए दीनदयाल NULM, इसके तहत कितना रोजगार पैदा हुआ? 20 लाख 36 हजार रोजगार, 20 लाख 36 हजार। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RSETI, इसके तहत कितना रोजगार पैदा होने की बात इस रिपोर्ट में है? 29 लाख 45 हजार रोजगार। इसके अलावा आप देखिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY, इसके तहत कितना? 60 लाख 44 हजार रोजगार पैदा हुआ है इस सरकारी योजना के जरिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इसके तहत कितना हुआ? इसके तहत 24 लाख 51 हजार रोजगार पैदा हुआ। यह इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, इसमें 54 लाख 60 हजार, माफ कीजिएगा 54 लाख 7 हजार। PM स्वनिधि योजना 41 लाख 96 हजार। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, इससे 5 लाख 31 हजार। यानी इस सबको मिला दीजिए तो सरकारी योजनाओं से 19 करोड़ 79 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए। यह स्कॉच की रिपोर्ट का दावा कर रही है। देश में बेरोजगारी को लेकर फैलाए जा रहे नैरेटिव के बीच एक और रिपोर्ट भी आई है। यह रिपोर्ट भी बेरोजगारी को लेकर बनाए जा रहे इंडी गठबंधन के नैरेटिव की पोल खोल रही है।
यह रिपोर्ट NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डेटा की मदद से तैयार हुई है। इसमें साल 1983 से लेकर 2023 के बीच देश में रोजगार के आंकड़ों का एनालिसिस किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 से 2022-23 के बीच सबसे ज्यादा तेजी से रोजगार देश में बढ़ा। इन 5 सालों में देश भर में करीब 8 करोड़ अतिरिक्त रोजगार बने, मतलब जो ये बने जिनके बारे में अभी बताया, इसके अलावा 8 करोड़ रोजगार बने, यानी हर साल रोजगार की दर में करीब 3.3% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा रोजगार दर में बढ़ोतरी महिलाओं के रोजगार में हुई, जो कि 8% से ज्यादा रही। PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की एक ताजा स्टडी के मुताबिक 2017-18 से 2022-23 के बीच देश में रोजगार 46.8% से बढ़कर 56% पे चला गया। और जहां तक लेबर फोर्स की बात है, 2017-18 से 2022-23 के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन करीब 50% से बढ़कर 58% तक चला गया। और इसका असर यह हुआ कि देश में बेरोजगारी की दर 6% से घटकर 3.2% पर रह गई। यानी रिपोर्ट कुछ और बता रही है और इंडी गठबंधन कुछ और ही माहौल बनाने में जुटा हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई यह कह रहा है कि देश में बेरोजगारी है ही नहीं, सबको रोजगार मिल गया, लेकिन ये रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि लगातार रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए प्रयास हुआ है और उसका असर ग्राउंड पर दिख रहा है। हां, और तेजी से काम करने की जरूरत है, जिस पर नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में और तेजी से काम होगा। खैर, नैरेटिव की बात तो हो गई। अब पाठशाला में जरा केजरीवाल जी की बात। केजरीवाल के शीश महल में स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का सबूत आ गया। शीश महल में मारपीट, फिर भी चुप क्यों रहे केजरीवाल? क्या कोई राज छुपा है? स्वाति मालीवाल की पहले पिटाई, किसने कहा अब जान को खतरा है? जेल से जमानत पर निकले केजरीवाल के साथ क्या नया कांड होने वाला है? अब इसका चैप्टर। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान पर डबल स्टैंडर्ड का नया रिकॉर्ड बना दिया। आज एक तरफ हरियाणा में अरविंद केजरीवाल पहलवान बेटियों के सम्मान के नाम पर वोट मांग रहे थे, और दूसरी तरफ दिल्ली में उनकी पार्टी ने 32 घंटे की चुप्पी के बाद यह कबूल कर लिया कि उनकी ही पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में बदसलूकी हुई। सोचिए, सीएम आवास में पार्टी की महिला सांसद सुरक्षित नहीं है और बाहर केजरीवाल महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिलाओं को न्याय दिलाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपके घर में महिला सांसद के साथ बदसलूकी हो गई, आपका पीए कर दिया, आपसे 32 घंटे मुंह नहीं खुला और आप बाहर जाके मुंह खोल के वोट मांग रहे हैं कि महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, हमको वोट दीजिए, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। जो आदमी स्वाति मालीवाल के साथ 32 घंटे से खड़ा नहीं दिख रहा है, वो दूसरे महिलाओं के लिए बात कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने यह मानने में 32 घंटे लगा दिए कि शीश महल में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई। 32 घंटे लगे इन लोगों को, नहीं तो हर 2 मिनट में ये जेब से प्रेस कॉन्फ्रेंस फेंकते हैं। इतना सा कुछ कीजिए, धाड़ 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट वीडियो होने लगता है। अरविंद केजरीवाल के घर में स्टूडियो बना हुआ है जहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन 32 घंटे से किसी के मुंह से चू नहीं निकला। 32 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी ने यह कबूल कर लिया कि केजरीवाल के ड्राइंग रूम में सांसद स्वाति मालीवाल से अभद्रता हुई। 32 घंटे के इंतजार के बाद आम आदमी पार्टी मीडिया को यह बता पाई कि केजरीवाल के पीए विभव ने ही स्वाति मालीवाल से बहुत बदतमीजी की है। 32 घंटे की चुप्पी और भारी दबाव के बाद पार्टी यह भी मान ले रही है कि कल स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के आवास पर पुलिस बुलाई थी। एक बार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुनिए, वो क्या बता रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इस केस में कैसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बुरी तरह सवालों के बीच फंसे हुए हैं और यह मामला केजरीवाल को कितना भारी पड़ने वाला है। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। जो आम आदमी पार्टी बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डंका पीटती है, वो 32 घंटे से इस बात पर खामोश थी कि उनकी एक महिला सांसद से
सीएम के आवास शीश महल में अभद्रता हुई और खुद सीएम केजरीवाल के पीए और उनके बेहद खास माने जाने वाले विभव कुमार ने अभद्रता की। अब अगर विभव कुमार ने अभद्रता की है तो एक्शन होना चाहिए। केजरीवाल को तो उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए। विभव कुमार को उठा के पुलिस के हवाले करना चाहिए कि सुनिए दिल्ली पुलिस, लेके जाइए इस विभव को, इसने अभद्रता की महिला के साथ मेरे घर में कर दिया। 32 घंटे में ऐसा कुछ हुआ? एक्शन के नाम पर आम आदमी पार्टी गोलमोल जवाब दे रही है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इसे गंभीरता से लिया है और सख्त एक्शन लेने के लिए कहा। अरे किसको कहा है? जिस पार्टी में उनके कहे के बिना पत्ता नहीं हिलता, अरविंद केजरीवाल ने किसको कहा है कि एक्शन लेने के लिए? और खुद क्यों नहीं फोन उठाया और बोले कि भाई पुलिस आओ, इसको लेके जाओ? ये क्या कर दिया? आप सीएम, आपकी सरकार, आपका पीए, आपका घर, तो एक्शन कौन लेगा भाई? मतलब पहले मारपीट की बात को कबूल करने में 32 घंटे लगा दिए, आप जिसे खुद दोषी बता रहे हैं उस पर भी एक्शन में देरी कर रहे हैं। सुनिए संजय सिंह क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी कैसे इस मामले में गोलमोल जवाब देकर बचने की कोशिश करती दिख रही है। घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। अभी भी ये कार्रवाई करेंगे। अभी जब आप पाठशाला देख रहे हैं, अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं आई है कि कोई कार्रवाई हो गई हो। और इस घटना को अब जब ये पाठशाला चल रही है तब तक तो कई घंटे गुजर चुके। अभी भी कार्रवाई करेंगे। स्वाति मालीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी एक अलग दबाव में दिख रही है क्योंकि मामला सीधे अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है, उनके घर पर हुआ है, उनके पीए से जुड़ा है। इसलिए पार्टी ने जो सफाई भी दी है वो आधी अधूरी है। इस सफाई के बाद तो और सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई आम आदमी पार्टी ने यह तो बताया ही नहीं कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने सांसद स्वाति मालीवाल से अभद्रता की, तो की क्यों? कोई तो वजह होगी, तभी तो केजरीवाल के घर पर मारपीट के आरोप लग रहे हैं। कह रहे हैं कि वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, विभव आया और उसने अभद्रता कर दी। ये क्या कुछ ऐसे हवा में चल रहा है? कोई ऐसे सीएम का पीए आता है और आके बदसलूकी करने लग जाता है? कुछ तो घटना घटी होगी। वो आया और सीधा देना शुरू कर दिया, अभद्रता करना शुरू कर दिया हवा में। अगर इतना महिला के साथ खड़े हो तो बताते कि क्यों मारपीट हुई है या मारपीट का आरोप लग रहा है या अभद्रता हुई है, जो हुई है वो बताते क्यों हुई है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने यह नहीं बताया कि स्वाति मालीवाल ने तो यह आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपने पीए से के जरिए पिटवाया है। भाई पुलिस की जो क्रॉल रिकॉर्ड है उसमें तो यही लिखा है कि पिटवाया वर्ड था। अब कहा जा रहा है कि विभव आया और उसने जो है अभद्रता कर दी। तो विभव और स्वाति मालीवाल का क्या झगड़ा था भाई? या वो किसी के कहने पर आया जैसा उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पिटवाया? इसका जवाब कहां है? जैसा उन्होंने पुलिस को कॉल पर बताया था, लेकिन पार्टी ने इस मामले में केजरीवाल की भूमिका पर कुछ नहीं बोला। तीसरी बात, विभव कुमार तो अरविंद केजरीवाल का पीए है, वो अपनी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से क्यों भिड़ेगा? क्या यह सब केजरीवाल के कहने पर किया गया? यह सवाल अभी भी खड़ा है। चौथी बात, यह घटना कल दिल्ली के सीएम आवास पर हुई, लेकिन उस पर आम आदमी पार्टी को रिएक्शन देने में 32 घंटे क्यों लग गए? कल से आज तक क्या आम आदमी पार्टी इस कोशिश में थी कि किसी तरह इस मामले को दबा दिया जाए? पांचवी बात, अगर वाकई अरविंद केजरीवाल ने पीए ने स्वाति मालीवाल से बदतमीजी की है तो स्वाति मालीवाल ने कल इसकी लिखित शिकायत थाने में जाकर क्यों नहीं दी? जबकि वो थाने गई थी तो फिर उन्होंने पुलिस को कोई फॉर्मल कंप्लेंट क्यों नहीं दी? क्या उन पर दबाव बनाया जा रहा है? आप तो डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ती रही हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रही हैं। छठी बात, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो स्वाति मालीवाल के साथ है, तो अगर स्वाति मालीवाल किसी वजह से सामने नहीं आ रही हैं तो पार्टी को खुद पुलिस को अप्रोच करना चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट देनी चाहिए। सातवीं बात, महिला सम्मान के मुद्दे पर हल्ला बोलने वाले इंडी गठबंधन को अब साफ सूख गया। राहुल गांधी गए स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए, प्रियंका वाड्रा गई। सीएम आवास पर एक महिला सांसद से अभद्रता हो गई,
इंडी गठबंधन के नेताओं की एक आवाज सुनी आपने, एक ट्वीट देखा आपने? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। अभी इसी घटना को आप उठा के कर दीजिए कि बीजेपी का कोई सीएम है और बीजेपी की महिला सांसद के साथ बीजेपी के सीएम के पीए ने बदतमीजी कर दी है, फिर देखिए उसके बाद धकाधक पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाएगा। यहां पूरा इंडी गठबंधन सन्नाटे में है। यही मैं कहता हूं कि महिलाओं की इतनी फिक्र है तो हर बार दिखाइए ना बॉस, अपना दोस्त कौन है, अपना दुश्मन कौन है, अपना नफा क्या है, नुकसान क्या है, यह देखकर महिलाओं की इज्जत होती है क्या? स्वाति मालीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी तो ज्यादा कुछ नहीं बता रही, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। आज एमसीडी की बैठक में बीजेपी पार्षदों ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को खूब घेरा। इस दौरान एमसीडी की बैठक में खूब हंगामा भी हुआ। इस मामले में बीजेपी ने केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि क्योंकि विभव कुमार शराब घोटाले में केजरीवाल का राजदार है, इसलिए उन पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। एक बार सुनिए इस मामले में बीजेपी क्या कह रही है, फिर बताऊंगा कि जिस विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से अभद्रता का आरोप लगा है वो केजरीवाल का कितना करीबी है। किस बात की है? अभी इस बात को 30 घंटों से ज्यादा समय बीत चुका है और अभी तक अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक मुंह नहीं खोला। वैभव भी अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों का, शराब घोटाले का खास तौर पर राजदार है और अगर उस पर कार्रवाई करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी का राज खोल देगा। और विभव कुमार ऐसे नहीं करेंगे कि खुद उठ के कर देंगे। उनको उकसाया किसने, उनको डायरेक्शन किसने दी, इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। और स्वाति मालीवाल चुप है, महिला है, जहाँ तक उनके स्वभाव के बारे में सबको पता है कि वो प्रखर हैं, बोलती हैं, उसके बावजूद अगर वो चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि उस महिला पर कितना राजनीतिक दबाव होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि 36 घंटे के बाद जो संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, बेहतर होता वो खुद पुलिस में जाते, शिकायत करते, पूरे मामले की जाँच करते। जिस तरह से इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी 32 घंटे चुप रही और अब आधी अधूरी बात बताई जा रही है, उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। स्वाति मालीवाल के पूर्व पति तो इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं और वो तो ये भी आशंका जता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। सुनिए स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद क्या कह रहे हैं। जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। स्वाति को बोलना चाहिए, बताना चाहिए ये कुछ राज्यसभा वगैरह कुछ नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है और इसकी जान को भी खतरा है। जब इस तरह की बातें हो रही हों तो सवाल सीधे सीएम केजरीवाल पर ही उठेंगे। आम आदमी पार्टी भी यह बात अच्छी तरह जब समझती है कि ये सब सवाल उठेंगे, क्योंकि कहीं पार्टी दफ्तर में नहीं हुआ ना बॉस, विभव कुमार के घर पे नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री के घर में हुआ है, मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हुआ है, शीश महल के ड्राइंग रूम में हुआ है। तो सवाल तो उससे भी पूछे जाएंगे ना भाई, कि जिनका घर है, जिनकी पार्टी है। ये सब सवाल उठेंगे, लेकिन क्या इसलिए आम आदमी पार्टी शायद खुलकर कुछ नहीं कह रही और आधी अधूरी बात कह रही है क्योंकि मामला सीधे अरविंद केजरीवाल और उनके पीए से जुड़ा है? वो पीए जिसे केजरीवाल का आंख कान माना जाता है, कहा जाता है। विभव कुमार उन 5 खास लोगों में से है, एक है जिसे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में मिलते थे। सोचिए कितना करीबी आदमी है। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ उनके एनजीओ परिवर्तन के समय से साथ है, यानी जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए भी नहीं थे, तब से वो विभव उनका बेहद करीबी रहा है। विभव कुमार सबसे पहले मनीष सिसोदिया के साथ काम करता था, लेकिन बाद में वो अरविंद केजरीवाल का करीबी हो गया। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को अपना पर्सनल असिस्टेंट नियुक्त कर दिया। तब से लेकर अब तक विभव कुमार केजरीवाल का पीए है और वही केजरीवाल के रोजाना के काम को मैनेज करता है। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के परिवार के भी बेहद करीबी है। आम आदमी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पर्सनल फोन एक्सेस करने से लेकर केजरीवाल को दिन में कितनी दवाइयां लेनी है, यह सब विभव कुमार मैनेज करता है। विभव कुमार सचिवालय में मुख्यमंत्री ऑफिस और सीएम आवास में कैंप ऑफिस दोनों को मैनेज करता है। 2017 में वाटर टैंकर स्कैम का जो आरोप लगा, उसमें एसीबी ने विभव को समन किया था। फिर फरवरी 2023 में शराब घोटाले के आरोपों के मामले में ईडी ने विभव को पूछताछ के लिए बुलाया था। अगस्त 2023 में विभव कुमार पर यह आरोप लगा कि उसे अवैध तरीके से सरकारी बंगला आवंटित किया गया। विजिलेंस विभाग के मुताबिक विभव कुमार को टाइप 4 बंगला अलॉट होना चाहिए था, जबकि उसे सीएम आवास के पास टाइप 6 बंगला अलॉट किया गया। यानी विभव कुमार का पूरा जलवा था और आम आदमी पार्टी में उसे अरविंद केजरीवाल की परछाई माना जाता था। अब सवाल यह है कि ऐसा व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी की परछाई क्यों बना हुआ है, जो ड्राइंग रूम में बैठी हुई किसी महिला सांसद को ऐसे जाके अभद्रता करने लग जाता है।
या फिर कुछ हुआ है जो बताया नहीं जा रहा। अब सोचिए, अरविंद केजरीवाल के इतने खास व्यक्ति पर अगर इतने गंभीर आरोप लगेंगे तो सवालों के घेरे में तो अरविंद केजरीवाल भी आएंगे कि उन्होंने किस तरह के व्यक्ति को अपना पीए रखा हुआ है, जो महिला सांसद से मारपीट करता है, बदतमीजी करता है। और विभव कुमार पर इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लग रहे। साल 2007 में विभव कुमार पर पब्लिक सर्वेंट के काम में अड़चन डालने, उन्हें जबरन रोकने और उन्हें धमकी देने का केस दर्ज हो चुका है। इसी मामले में पिछले महीने ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने विभव कुमार की नियुक्ति को अवैध बताते हुए उसकी नियुक्ति को तुरंत खत्म करने का आदेश दिया। लेकिन आप देखिए, अगर बर्खास्तगी के बाद भी आज भी विभव केजरीवाल के पीए बने हुए हैं, इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कल जब सुबह सुबह 9 बजे स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची तो विभव कुमार वहीं पर मौजूद थे। और तो और स्वाति मालीवाल के फोन पर जो कंप्लेंट पुलिस को दर्ज करवाई गई उसमें भी उन्होंने विभव को केजरीवाल का पीए ही बताया था। तो एक्शन होने के बाद यह आदमी बना हुआ है अरविंद केजरीवाल का पीए। सोचिए कितना खास होगा। अगर आप आम आदमी पार्टी का इतिहास भी देखेंगे तो उनके इतिहास में पहले भी मारपीट के कलंक उनके ऊपर लग चुके हैं। जैसे बात 2017 की है, 2015 की, माफ कीजिएगा, जब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल के बीच में भयंकर बवाल चल रहा था। पार्टी दो फाड़ हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई थी। उसी मीटिंग में क्या कुछ हुआ था, आप खुद योगेंद्र यादव ने उस वक्त क्या कहा था, सुनिए। उस वक्त ये आरोप लगा रहे थे कि मीटिंग में बाउंसर्स बुलाए गए हैं और नेताओं से मारपीट की गई है। एक बार सुनिए योगेंद्र यादव का पुराना बयान। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है, यहाँ मारपीट चल रही है। हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर। इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी और इनके शायद हड्डी में चोट पहुंची है। हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, मारा गया है लोगों को, बाउंसर्स यूज किए हैं, बोगस वोटिंग हुई है। यानी मारपीट के आरोप इस पार्टी के ऊपर पहले भी लगे, लेकिन अब तो अलग लेवल पे बात चली। अभी तो स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस में अधूरा सच सामने आया और केजरीवाल इस पर बुरी तरह घिरते दिख रहे हैं। जब इस मामले का पूरा सच सामने आएगा तो पूरी आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंसेगी, जैसे पूरी पार्टी शराब घोटाले के आरोपों में फंसी हुई दिख रही है। आज मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा किया और यह बताया कि ईडी जल्दी ही शराब घोटाले में एक और चार्जशीट दायर करने वाली है, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। यानी इस पार्टी की मुश्किलें, इस पार्टी की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खैर, इस पर जानकारी देता रहूंगा पाठशाला में। अब नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और इन्वेस्टमेंट की पाठशाला विद HSBC म्यूचुअल फंड पार्टनर्ड बाय टाइम्स नाउ नवभारत में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी जो है वो 50,000 रुपए। मान लीजिए इस सैलरी को हम अलग अलग बकेट में डिवाइड करते हैं। घर का राशन आप जो लेकर आते हैं, इसमें आपने 7,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है भाई। अब आपका घर का रेंट है, रेंट पर आप कितना इन्वेस्ट करते हैं? 15,000 रुपए, 15K, यह आपने खर्च कर दिया। फिर इसके बाद बिजली है, मोबाइल है, और मान लीजिए आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे होंगे, मानना क्या है, तो इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं। ये सब में मान लीजिए आपने 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब EMI भी मान लीजिए कोई भर रहे होंगे, आप कहेंगे मेरी EMI का तो हिसाब ही नहीं आपने रखा, तो EMI उसमें मान लीजिए आपने 15,000 रुपए डाल दिए। थोड़ा लेजर, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह ये सब भी है। जैसे कि आपके बगल में जो नया रेस्टोरेंट खुला, वहां जाके कुछ खा लिए, मूवी जाने का मन हुआ, तो इसके लिए ETC में, मतलब कुछ और चीजों में आपने जो है वो रख लिया 2,000, 2K। इन एक्सपेंसेस को निकालने के बाद मान लीजिए आपके पास बच रहा है 5,000 रुपए। तो इन पैसों का आपको क्या करना चाहिए ये मैं बताता हूं। हमें ये पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने चाहिए और इसके लिए हमारी हेल्प करेगा SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। इस तरह से SIP में निवेश करने से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर हो सकती है, क्योंकि हर महीने के अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है, जिससे आप में आपका जो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट करने का डिसिप्लिन है वो आ जाता है। एक और बात, जब कभी भी आपकी कमाई में बढ़त हो, फिर चाहे वो प्रमोशन हो, बोनस हो, तो आपको SIP की रकम भी बढ़ा देनी चाहिए। यानी इसे टॉप अप SIP कहते हैं। यानी एक तो आपने सुना SIP,
SIP और एक है टॉपअप SIP, यानी ये दोनों हो गए। तो पैसा आपका बढ़ गया, आपने थोड़ा टॉपअप कर दिया। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती जाती है आपका जीवन भी बेहतर होता जाता है। इसलिए एक्सपेंसेस या लाइफस्टाइल पर समझौता ना करिए, इसके बजाय अपने निवेश की राशि को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, क्योंकि यही होता है सही पैसे बढ़ाने का तरीका। आज के लिए इतना ही। इन्वेस्टमेंट की पाठशाला विद HSBC म्यूचुअल फंड पार्टनर्ड बाय टाइम्स नाउ भारत को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। An investor education and awareness initiative by HSBC Mutual Fund. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।